हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना हमारे यूट्यूब चैनल में। आरसीसी में आज हम कुछ देखने चल रहे हैं उससे क्या आगे जो हम पिछले लेक्चर में देखे थे। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है, इनके बारे में हमने कुछ देख लिया था और हमने वहाँ पर ढेर सारे पॉइंट भी लिखे थे। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है, इनको प्रभावित करने वाले कारक हमने देख लिया था। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेस को प्रभावित करने वाले कारक हमने वहाँ पर कल नहीं देखा था, हम वहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉन्ड स्ट्रेस किससे किससे मैक्सिमम डेवलप हो सकता है, ध्यान देना। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है, किन कारणों से बढ़ाया जा सकता है, किन कारणों से बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है? हमने कहा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा दीजिए, ठीक है। जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाएंगे हम कहेंगे कि इसमें जो ग्रिपिंग होगा, जो पकड़ होगा, वो पकड़ क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। हम कहेंगे कि जो भी ग्रिप स्ट्रेंथ होगा या जो पकड़ने की सामर्थ्य होगी, जो एडहेसिव प्रॉपर्टी होगा, वो क्या होगा, वहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरा हमने क्या कहा? दूसरा हमने कहा क्या कि जो भी बार यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है, जो भी बार यूज किया गया है, इसके सरफेस पर ग्रूव काट दीजिए, इसके सरफेस पर ग्रूव काट दीजिए, खांचा काट दीजिए, ठीक है। ये खांचा क्या करता है कि उस कंक्रीट को अच्छे से पकड़ने का कार्य करता है। बॉन्ड स्ट्रेस यहाँ पर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रेड ऑफ स्टील चेंज करके, किसको, ग्रेड ऑफ स्टील पर भी डिपेंड करेगा। अगला हमारा क्या होगा, टोर बार का यूज कर दिया जाए या HYSD बार का भी यूज कर दिया जाए तो भी हम कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेस का मान बढ़ जाएगा। बताओ क्लियर है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है, पर्याप्त कंपैक्ट कर दीजिए, क्योरिंग कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कहेंगे कि यदि कवर का मान बढ़ा दिया जाए, जो भी, ठीक है, इफेक्टिव कवर या क्लियर कवर आप प्रोवाइड करते थे, अगर उस कवर की थिकनेस को बढ़ा दिया जाए तो हम कहेंगे फिर भी यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेस का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। बताओ क्लियर है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हैं, इसको आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इतना आपको बताया भी, हमने कल भी बताया था लेकिन लिखाया नहीं था, ठीक है। इसको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आज हम क्या देखेंगे यहाँ पर, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यह दो प्रकार से डेवलप होता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट बॉन्ड, दूसरा हमारा होता है लोकल बॉन्ड। क्लियर है? एक हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट बॉन्ड, दूसरा हमारा क्या हुआ, लोकल बॉन्ड। डायरेक्ट बॉन्ड को हम एंकरेज बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, जकड़ लंबाई। एंकरेज का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जकड़, ठीक है, एंकरेज बांड भी कहते हैं, जबकि लोकल बांड को हम फ्लेक्सर बांड भी कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब फ्लेक्सर बांड या डायरेक्ट बांड को हम देखेंगे थोड़ा सा। लोकल बांड, ठीक है, लोकल बांड जो होता है ये हर जगह बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं क्या कि ये केवल किसको, एंकरेज बांड की ही बात कर लेते हैं। अगर एंकरेज बांड पर्याप्त दिया गया है हम कहेंगे लोकल बांड देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं, क्वेश्चन को जब हम डिजाइन करते हैं तो हम जानते हैं कि बीम हमारा क्या होता है, बेंड होता है, और बेंडिंग के कारण उसमें एक्सियल टेंशन या एक्सियल कंप्रेशन जनरेट होता है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन। तो जो स्टील होता है उसमें पर्याप्त समानता क्या होता है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या कि जो हम क्वेश्चन का डिजाइन करते हैं, जो क्वेश्चन का हम डिजाइन करते हैं वह समानता फ्लेक्सर बांड के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर करते हैं, फ्लेक्सर बांड के आधार पर करते हैं, ठीक है। और फ्लेक्सर बांड को हम डेवलपमेंट लेंथ कहेंगे और यही डेवलपमेंट लेंथ एंकरेज लेंथ के बराबर होता है। क्लियर हुआ? अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम तो डायरेक्ट लिखते हैं LD और एंकरेज बांड का भी हम डेरिवेशन करेंगे, उसमें LD आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने यहाँ पर ये बोला कि, ठीक है, जो डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण, या हम कहेंगे कि किसी भी रेनफोर्समेंट में, ठीक है, किसी भी रेनफोर्समेंट में यदि डायरेक्ट स्ट्रेस या डायरेक्ट फोर्स के कारण कोई बॉन्ड जनरेट हो रहा है तो उसको हम एंकरेज बॉन्ड कहेंगे। क्लियर हुआ से? डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट होना पर बात किया। जबकि जब फ्लेक्सर में हम जाएंगे तो हम कहेंगे कि केवल या तो टेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा। क्लियर हुआ से? तो उससे अच्छा क्या होता है कि सबको एक साथ ले लीजिए, चाहे वहाँ पर डायरेक्ट आ जाए चाहे वहाँ पर एक्सियल आ जाए, तो दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, बस डेरिवेशन हम दोनों का अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब डेरिवेशन यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे तो हम दोनों का अंतर वहाँ पर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं पहले, ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका दो होता है, ठीक है, इसमें आपका दो होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट बॉन्ड, ठीक है, डायरेक्ट बॉन्ड, इसी को हम एंकरेज बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, एंकरेज बॉन्ड भी कहते हैं। जो दूसरा हमारा होता है उसको हम कहते हैं लोकल बॉन्ड,
ठीक है, लोकल बॉन्ड, और इसी को हम फ्लेक्सर बॉन्ड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं यहाँ पर, फ्लेक्सर बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर क्रैकिंग की बात आती है तो क्रैकिंग को रोकने का कार्य यही करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी स्ट्रक्चर को हम बेंड करेंगे तो टेंसाइल जोन में क्रैकिंग होगा, और इसे क्रैकिंग के पहले या क्रैकिंग जनरेट होने से पूर्व जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो जाहिर बात है जहाँ पर फ्लेक्सर आया समझ लीजिएगा कि इसमें क्रैकिंग की बात भी आएगी, वो भी किस जोन में, टेंसाइल जोन में। कब, बेंड होने के बाद या बेंड होते समय। क्लियर हुआ से, ठीक है। अब डायरेक्ट बॉन्ड क्या होता है, हम कहेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण जनरेट होता है, जबकि ये किसके कारण होता है, हम कहेंगे एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन के कारण जनरेट होता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, डायरेक्ट शियर के कारण होता है। ठीक है, डायरेक्ट शियर के कारण होता है। ठीक है, इसको हम क्या, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम कहेंगे क्या, एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन, इन दोनों के द्वारा यदि कोई भी बॉन्ड जनरेट होगा तो उसको हम कहेंगे क्या, फ्लेक्सर बॉन्ड। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम ये जो देख रहे हैं ये क्या है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड तो हमने कल आपको बताया था। ठीक है, अब बात आती है कि एंकरेज बॉन्ड क्या है या एंकरेज लेंथ क्या है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी बॉन्ड होती है, जैसे हमने कहा कि यदि किसी कंक्रीट में किसी छड़ को, ठीक है, दबाया जाए, बहुत ध्यान समझना है। यहाँ पर हमने कहा कि यदि किसी कंक्रीट में किसी छड़ को दबाया जाए तो इस छड़ की पर्याप्त लंबाई होनी चाहिए, इतनी पर्याप्त लंबाई होनी चाहिए कि इस छड़ पर आने वाले सभी फोर्स को क्या कर सके, वो रेजिस्ट कर सके। ठीक है, हमने क्या कहा यहाँ पर कि जब किसी छड़ को किसी कंक्रीट में दबाया जाता है तो उस छड़ की इतनी पर्याप्त लंबाई होनी चाहिए, इतनी पर्याप्त लंबाई होनी चाहिए जो कि इस छड़ पर आने वाले सभी प्रकार के फोर्स को रेजिस्ट कर सके। क्लियर हुआ, सभी प्रकार के फोर्स को रेजिस्ट कर सके। तो इसी लंबाई को, ठीक है, हम जब डायरेक्ट लोड या डायरेक्ट शियर के आधार पर देखेंगे हम कहेंगे क्या, एंकरेज लेंथ, उसी लंबाई को हम क्या कहेंगे, एंकरेज लेंथ। ठीक है, और जब हम यहाँ पर देखेंगे एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन के आधार पर तो हम कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट लेंथ। बताओ क्लियर वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर जो आपका लेंथ कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा, एंकरेज लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एंकरेज लेंथ। ठीक है, जकड़ लंबाई, इसको हम क्या कहते हैं, जकड़ लंबाई। मतलब हमने कहा कंक्रीट को, स्टील को कंक्रीट में दबाया गया, मतलब क्या, इसमें कुछ ग्रिप बना, ठीक है, कुछ ग्रिप बना, और इसी ग्रिप को यह हम कहेंगे कि जो ग्रिप का मतलब क्या था, पकड़ना, ग्रिप का मतलब क्या, पकड़ना, इसको पकड़ लिया। हम कह रहे हैं कि यदि इनको हम घुमा रहे हैं तो घूम नहीं रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन और इनके मतलब कंक्रीट और स्टील के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। जब कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे इनको हमने जकड़ लिया, इनको हमने क्या किया, यहाँ पर जकड़ लिया। ठीक है, और जकड़ को ही हम क्या कहते हैं, एंकरेज। हम क्या कहते हैं वहां पर, एंकरेज। क्लियर वहां से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो पकड़ा है, जितनी दूर में पकड़ा है उतनी दूर में हम कहेंगे जकड़ा भी है, जितनी दूर में इसको पकड़ के रखा है उतनी दूर में हम कहेंगे क्या, इसको जकड़ लिया है, पर्याप्त क्या किया, इसको जकड़ लिया है, अर्थात इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो जितनी लंबाई में उसको पकड़ा है उतनी दूर में हम कहेंगे कि उसी की लंबाई को हम क्या कहते हैं, एंकरेज लेंथ कहते हैं। जबकि जब इस स्ट्रेस के, इस फोर्स के आधार पर हम देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ क्या ये अलग अलग है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों मान आपस में क्या होते हैं, बराबर माना जाता है। आईएस कोड ने मान लिया है कि एंकरेज लेंथ का मान डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होता है। क्लियर वजह से, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम किसके आधार पर डिजाइन करेंगे, किसके आधार पर डिजाइन करेंगे। हम फार्मूला भी निकाल के आपको दिखा रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि हमें किसके आधार पर डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, अभी बताएंगे सब भूल जाओगे। ठीक है, तो हम एक एक करके क्या रहे हैं, डेरिवेशन करते हुए चल रहे हैं, आप समझते हुए चलेगा। जब दोनों का डेरिवेशन हम कर लेंगे फिर आपको हम बताएंगे कौन सा लेकर के चला जाता है। ठीक है, अगर आपके मन में आ रहा है शंका तो भैया जान लो यही लेकर के चलेंगे, आप यही लेकर के चलेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको लेकर के चलते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसी के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ ऐसे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम आगे बताएंगे, पहले इसको एक एक करके हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहला जो हेडिंग आपका पड़ेगा वो पड़ेगा आपका डायरेक्ट बॉन्ड। पहला हेडिंग आपका क्या पड़ेगा यहाँ पर, डायरेक्ट बॉन्ड। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप लोग ज्यादा समझने का। ठीक है, क्योंकि आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रटो ना, समझ लो।
ठीक है, एक बार दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा, ठीक है, अच्छे से बैठा लो, क्योंकि हम धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ी चल पढ़ा रहे हैं। अब क्लास होता था 2 घंटे पढ़ा देते हैं, अब यहाँ पर कहाँ इतना देर पढ़ाते हैं भाई। तो क्या करना है कि कंसेप्ट को अपने माइंड में सेव कीजिए, ठीक है, परत दर परत, ठीक है, मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप सेव कर लीजिए। उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ के नहीं आओगे, इसकी गारंटी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हम डायरेक्ट बॉन्ड। डायरेक्ट बॉन्ड, अब डायरेक्ट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एंकरेज बॉन्ड भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं एंकरेज बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एंकरेज बॉन्ड भी, इसी को हम क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे पास एक पर्याप्त, मान लेते हैं हमारे पास कोई कंक्रीट ब्लॉक है, और यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक बार को कुछ इस प्रकार से इसमें इम्बेड किया था हमने, कहा क्या, इसमें डाल दिया, या हम कहेंगे इसके अंदर दबा दिया, ठीक है। ये बार है, और यहाँ पर ये क्या है, कंक्रीट है, यहाँ पर ये क्या है, कंक्रीट है, ठीक है। अब भाई इसको बना लेना, ठीक है, हम यहाँ पर कला नहीं बना रहे हैं, ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको बाहर की तरफ खींचें, टेंसाइल फोर्स लगाकर खींचें, तो हम कहेंगे कि ये कंक्रीट इनको बाहर जाने नहीं देगा, ठीक है। तो इस छड़ को ये कंक्रीट कितनी लंबाई में पकड़ के रखा है, कितनी लंबाई में पकड़ के रखा है, तो हम कहेंगे कि ये कितनी लंबाई में इसको पकड़ के रखा है, और इसी की लेंथ को हम क्या कहते हैं, एंकरेज लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, एंकरेज लेंथ, ठीक है। अब एंकरेज लेंथ का मान डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होता है, अर्थात इसीलिए इसको हम लिख देते हैं क्या, एल डी। इसको हम लिख देते हैं क्या, एल डी। बतावे क्लियर हुआ, लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। क्यों भाई, वास्तव में अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या होगा, एंकरेज लेंथ, जकड़ लंबाई, ठीक है, जकड़ लंबाई। हम कह रहे हैं क्या कि ये एंकरेज लेंथ जो होता है वो डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होता है, अतः हमने उसको क्या मान लिया, एल डी मान लिया। बतावे क्लियर वहां से। तो अब यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, हमने कहा कि जब किसी छड़ को किसी कंक्रीट में दबाया जाए तो उस छड़ की पर्याप्त लंबाई को दबा होना चाहिए, या इतनी लंबाई कंक्रीट में दबाना चाहिए कि इस छड़ पे आने वाले सभी फोर्स को क्या कर सके, ये रजिस्ट कर सके, आने वाले सभी फोर्स को ये रजिस्ट कर सके। तो उसी की लंबाई को हम क्या कहते हैं, एंकरेज लेंथ कहते हैं। एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ, इन दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कभी कभी आपके ऑप्शन में मिल सकता है एंकरेज लेंथ के स्थान पर डेवलपमेंट लेंथ भी लिख सकता है। क्लियर होगा यहाँ से, ठीक है। तो बताओ यहाँ से क्लियर हो इतना, ठीक है। अब बात आती है कि ये फोर्स मान लेते हैं हम उधर की ओर लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं हम, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर हम एफ टी लिख देते हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब बता भाई, इधर कुछ बॉन्डिंग भी तो होगा, हम कहेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक प्रकार से फोर्स कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा कि नहीं भाई, ठीक है। जब इनको पकड़ के रखा है, हम कह रहे हैं इनको इधर क्यों खींच रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं हम जाने नहीं देंगे, हम जाने नहीं देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, हम इनको इधर खींचे और ये कंक्रीट क्या कर रहा है, इनको अपोजिट डायरेक्शन में धकेलने का प्रयास कर रहा है। मतलब हम इधर कर रहे हैं, ये अप्लाइंग फोर्स है, ये हमारा क्या है, अप्लाइंग फोर्स है। जबकि ये जो फोर्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है, जिसको हम शियर फोर्स कहते हैं, ये हमारा क्या है, एक प्रकार से रजिस्टिंग फोर्स है। ये हमारा क्या एक प्रकार से रजिस्टिंग फोर्स है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसका मान क्या होगा, ये भी एक प्रकार से क्या है भाई, रजिस्टिंग फोर्स है, ठीक है, जो कि उसको रजिस्ट कर रहा है, लगने वाले सभी फोर्स को क्या कर सके, रजिस्ट कर सके, ठीक है। तो अब बात आती है फोर्स दोनों तरफ हुआ। हम कहेंगे कि ये जो अप्लाइंग फोर्स है, मतलब हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, जो स्टील है, ये स्टील इस कंक्रीट से निकलने ना पाए, इसके लिए क्या, ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, हम कहेंगे रजिस्टिंग फोर्स का मान या तो टेंसाइल फोर्स के बराबर हो जाए, या तो टेंसाइल फोर्स से अधिक हो जाए, ठीक है। हम कहेंगे कि जो भी अप्लाइड फोर्स है, इसका मान इस रजिस्टिंग फोर्स के या तो बराबर हो जाए, या तो अप्लाइड फोर्स का मान रजिस्टिंग फोर्स से कम हो जाए। हम कहेंगे इस स्थिति में स्टील कंक्रीट से नहीं निकलेगा, ठीक है। और अच्छा निकल गया तब क्या होगा भाई, जब ये स्टील इस कंक्रीट से निकल गया, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स का मान ज्यादा हुआ, रजिस्टिंग फोर्स का मान कम हुआ। ऐसे स्थिति में बॉन्ड आपका क्या हुआ, फेल कर गया, बॉन्ड यहाँ पर क्या हुआ, आपका फेल कर गया है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों को आपस में कीजिए बराबर, क्योंकि हमें करना है क्या, यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड को हमें बना के रखना है, बॉन्ड को हमें बना के रखना है। तो ऐसे केस में हम बात करेंगे, हम कहेंगे एफ आर इज इक्वल टू एफ टी, मतलब क्या, हम कहेंगे कि जो भी रजिस्टिंग फोर्स होगा वो टेंसाइल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो रेजिस्ट कौन कर रहा है भाई, रेजिस्ट इनको कौन कर रहा है, देखिए रेजिस्ट कौन कर रहा है, ये स्टील है और ये हमने पकड़ लिया है कंक्रीट। कंक्रीट इसके चारों तरफ पकड़ा है नहीं पकड़ा है,
सरफेस एरिया को पकड़ा है, ठीक है। जब सरफेस एरिया को पकड़ा है, हम कह रहे हैं ये हमारा है कंक्रीट, ये इतना हमारा क्या है, यहाँ पर कंक्रीट भरा है, और इनके बीच में है स्टील, ठीक है। अब बात आती है ये सिर्फ इसी पेरीमीटर को ही क्या कह रहा है, ये पकड़ के रखा है, क्लियर हुआ। तो हम कहेंगे कि इसका पेरीमीटर क्या हो गया, एक डायमेंशन हो गया, और इसकी लेंथ जो होगी वो दूसरी डायमेंशन हो गई, और दोनों को उठा के हम गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका एरिया, बताओ क्लियर है। से फिर एरिया इंटू स्ट्रेस, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस। एरिया की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे इसकी पूरी लंबाई और जो इसकी पूरी परिधि है, क्योंकि इस परिधि के चारों तरफ कंक्रीट लगी है, ठीक है। इस परिधि के चारों तरफ कंक्रीट लगी है, हम कहेंगे इस पूरी परिधि को ले लीजिए, इस पूरी लंबाई को ले लीजिए, और यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या, एरिया, क्लियर है। और एरिया को स्ट्रेस में उठा करके गुणा कर दीजिए, बताओ फोर्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा वहां से, ठीक है। अब दूसरी चीज हम यहाँ पर स्टील की बात करते हैं, ये हम कहेंगे इस रॉड पे जो फोर्स आ रहा है, अप्लाइड फोर्स जो आ रहा है, हम कहेंगे इस रॉड पे फोर्स आ रहा है, किस पे फोर्स आ रहा है, इस रॉड पे फोर्स आ रहा है, हम कहेंगे सामर्थ्य किसके लिए जाएगा, इस रॉड के लिए जाएगा, अर्थात स्ट्रेस इनटू एरिया। स्टील का जो स्ट्रेस होता है 0.87 Fy, ठीक है, और इसका जो स्ट्रेस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, सॉरी स्ट्रेस नहीं, हाँ स्ट्रेस की हम बात करेंगे 0.87 Fy, और जब इसकी एरिया की हम बात करेंगे तो वहाँ पर लिख देंगे क्या, AST, बताओ क्लियर है। या AST के साथ आप लिख सकते हो π/4, ठीक है, इंटू फाई का स्क्वायर। हम मान लेते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो हमारा क्या है, फाई, इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर हमारा कितना है, फाई, बताओ क्लियर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कंक्रीट और स्टील के जो संपर्क तल पर स्ट्रेस का मान जनरेट होता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेस, और बॉन्ड स्ट्रेस को हम किससे निरूपित करते हैं, टाउ BD से, बताओ क्लियर वहां से, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेस एक प्रकार से शियर स्ट्रेस भी होता है, ये आप कल वाले पॉइंट में आप देखें, लिखे भी हैं इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि कटने का प्रयास करता है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो कंक्रीट और स्टील के, ठीक है, कांटेक्ट सरफेस पर या इंटरफेस पर स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेस, और बॉन्ड स्ट्रेस का मान होता है टाउ BD। यही हमारा क्या करता है, इनको रेजिस्ट करने का प्रयास करेगा पूरी परिधि में, पूरी लंबाई में, ठीक है। एरिया निकालेंगे और उसके स्ट्रेस हम गुणा करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर जो मान आएगा टाउ BD, और इंटू में करेंगे पाई इंटू फाई, ठीक है, परिधि हुआ, और गुणे हम करेंगे LD, बता भाई रेजिस्टिंग फोर्स का मान आया कि नहीं आ गया, यहाँ से रेजिस्टिंग फोर्स का मान आ गया, ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स का मान आ गया, ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे जो टेंसाइल फोर्स होगा वो क्या होगा, टेंसाइल फोर्स क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, टाउ BD इंटू पाई फाई, ठीक है, LD इज इक्वल टू, यहाँ पर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे π/4, ठीक है, π/4 और इंटू फाई स्क्वायर, बता भाई ये एरिया हुआ कि नहीं, इस छड़ का एरिया, हम कहेंगे π/4 इंटू फाई स्क्वायर, ये एरिया हो गया, और इंटू हम करेंगे 0.87 Fy, बता भाई क्लियर है। ये हम लिमिट स्ट्रेस से कर रहे हैं, अगर वर्किंग स्ट्रेस होता तब क्या होता, यही 0.87 Fy के स्थान पर सिग्मा ST लिख देते, बता भाई क्लियर है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वर्किंग और लिमिट में, ठीक है, बस डिजाइन में अंतर होता है, किसमें, सिर्फ इस स्ट्रेस में चेंज होता है, बस क्लियर है। कितना में निकाला, हमें पता ये करना है कि इसको कितनी लंबाई में अंदर दबाया जाए, कितनी लंबाई में इसको अंदर दबाया जाए, अर्थात एंकरेज लेंथ कितना होना चाहिए ताकि इस छड़ पर आने वाले सभी फोर्स को रेजिस्ट किया जा सके, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ से हम LD का मान निकाल लेंगे, और यहाँ से हम पाई फाई को पाई फाई से हम काट देते हैं, बचेगा आपका क्या, हम कहेंगे 0.87 Fy इंटू, ठीक है, फाई, अब पूरे का बटा हम करेंगे यहाँ पर 4 टाउ BD, बताओ क्लियर हुआ। यहाँ पर फोर्स कैसा लग रहा था, टेंसाइल फोर्स कैसा लग रहा था, टेंसाइल फोर्स लग रहा था, तो हम कहेंगे कि जो भी हम एंकरेज बॉन्ड देख रहे हैं वो भी हम किस में देख रहे हैं, टेंशन में देख रहे हैं, किसमें हम देख रहे हैं, टेंशन में हम देख रहे हैं, बताओ क्लियर बात है, ठीक है। ये हमारा निकल गया। जब इसी को हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बात करेंगे, जब इसी को हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि ये LD इज इक्वल टू आपका आएगा सिग्मा ST इंटू 5/4 टाउ BD, बता क्लियर हुआ। ये आपका किस मेथड से है भाई, WSM से है, और जबकि ये आपका किस में है, LSM में है, बता क्लियर हुआ, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो भी एंकरेज लेंथ होगा वो 0.87 Fy/4 टाउ BD के बराबर लिया जाएगा, ठीक है। हम भले यहाँ पर LD लिखे हैं, लेकिन आप समझ लीजिएगा क्या कि ये जो हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट बॉन्ड में, एंकरेज बॉन्ड में, ये आपका एंकरेज लेंथ होता है, ये हमारा क्या होता है, एंकरेज लेंथ होता है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं एंकरेज लेंथ को डेवलपमेंट लेंथ के बराबर हम रखते हैं, अतः हम कहेंगे कि इस दोनों का मान आपस में बराबर होता है, इसलिए एंकरेज लेंथ के स्थान पर हमने क्या लिख दिया है, LD लिख दिया है। बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से,
ठीक है, इतना निकला कि नहीं निकला सबका, ठीक है, हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा देख रहे हैं, अब हम थोड़ा सा आगे देख रहे हैं, ठीक है। हमने कहा एंकरेज लेंथ हमें मिल गया, ठीक है। जब एंकरेज लेंथ मिल गया तो इससे हमें ये पता चलता है कि भैया अगर कोई ग्रेड की छड़ दिया गया है, ठीक है, कोई ग्रेड की छड़ दिया गया है, Fe 250 हो सकता है, Fe 415 हो सकता है, Fe 500 हो सकता है, मतलब 500 हो सकता है, तो Fi आपका मिला कि नहीं मिला, ठीक है। थोड़ा रुक जाइए भाई, लाइट थोड़ा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि Fi जो भी आपका है वो स्टील का ग्रेड आपको मिल गया, ठीक है। उस बार का डायमीटर भी आपको मिल जाएगा, और ये जो टाउ बीडी है ये किस पर डिपेंड करता है भाई, कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करता है। किसके ग्रेड डिपेंड करेगा, कंक्रीट और स्टील दोनों के ग्रेड पर डिपेंड करता है। हम कहेंगे कि ये टाउ बीडी हम कहाँ से निकाल लेंगे, उठा के टेबल से निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे जो आपने टेबल बनाया होगा वह केवल और केवल कंक्रीट के ग्रेड के आधार पर बनाया है, ठीक है। बिल्कुल वहां से आप निकाल सकते हो कंक्रीट ग्रेड पर, ठीक है, तो वहां से हम निकाल लेंगे, बताओ क्लियर बात, ठीक है। तो यहाँ से इसका हम क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन पहले आप डेरिवेशन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करवाएंगे, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ जानते हैं, देखो हम क्या जानते हैं, ये तो टेंशन में था, ये तो कहाँ पर था, टेंशन में था, ठीक है। अगर हम कहें कंप्रेशन में निकालना है, किस में निकालना है, कंप्रेशन में निकालना है, तब कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, एक्सियल, ठीक है, कंप्रेशन, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट बांड में हम एंकरेज लेंथ की बात कर रहे हैं, जबकि फ्लेक्चर में हम, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट लेंथ की हम बात करेंगे, ठीक है। अभी दोनों का डेरिवेशन हो जाएगा तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब आपके मन में आएगा कौन चल के लेके चलेंगे, अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसको, ठीक है। जब एक्सेल कंप्रेशन की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं क्या कि जो भी टाउ बीडी का मान होता है वह 25% हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, 25% क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अतः अब यहाँ पर जो टाउ बीडी लिया जाएगा, ठीक है, कंप्रेशन में, वो आपका लिया जाएगा 1.25 टाउ बीडी, बताओ क्लियर बात है। ये आपका है कंप्रेशन में और ये आपका है क्या, टेंशन में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये टाउ बीडी आपका है टेंशन का, जब उठा करके हम रखेंगे कंप्रेशन में आ जाएगा, तो इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि टाउ बीडी का 25% इंक्रीज होता है, ठीक है। यील्ड इज इक्वल टू, अभी आपने निकाला था 0.87 Fy, और इनटू में हम लिखे थे क्या, ठीक है, 5 इंटू में क्या लिखे थे यहाँ पर 5, पूरे के बटा लिखे थे हम 4 टाउ बीडी। ये किस में था, टेंशन में, किस में था, ये टेंशन में था, ठीक है। जब यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्रेशन में, ये आपका आ जाएगा 0.87 Fy इंटू 5, पूरे का बटा 4 इंटू 1.25, और इंटू हम कर देंगे क्या यहाँ पर टाउ बीडी, यहीं पर हम कर देते हैं 1.25, और इसको हम पूरा लिख देते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 टाउ बीडी, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो भी, ठीक है, एंकरेज लेंथ का मान आएगा वो 0.87 Fy इंटू 5/5 टाउ बीडी लिया जाएगा। कहाँ की बात है भाई, कंप्रेशन में, कहाँ की बात है ये, कंप्रेशन में। अगर टेंशन रहेगा तब वहाँ पर क्या लिया जाएगा, हम कहेंगे 0.87 Fy, ठीक है, और इंटू 5/4 टाउ बीडी लिया जाएगा, क्लियर हुआ। बता भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मान लीजिए HYSD बार दिया गया हो, तब क्या करोगे, जब HYSD बार दिया गया हो तब आप क्या करोगे, कुछ नहीं, टाउ बीडी के मान को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, कितना, टाउ बीडी के मान को हम बढ़ा देते हैं, कितना बढ़ा देते हैं, हम कहेंगे 1.6 से गुणा कर देंगे प्लेन बार की कक्षा, बताओ क्लियर बात, ठीक है। इतना समझ में आया है, इतना अगर समझ में आ गया है तो डेरिवेशन हो गया। हम दूसरे की बात करते हैं, फ्लेक्चर बांड, दूसरे की बात करते हैं क्या, फ्लेक्चर बांड, ठीक है। इन सभी को हम मिटाएंगे, फ्लेक्चर बांड, फ्लेक्चर बांड, ठीक है, इतना है ये फ्लेक्चर बांड, इसी को हम लोकल बांड भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो हम निकालते हैं वहां पर निकालते हैं क्या, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। वही परिभाषा यहाँ पर, वही परिभाषा यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि यदि किसी छड़ को किसी कंक्रीट में दबाया जाए तो उस छड़ की पर्याप्त लंबाई इतनी होनी चाहिए कि छड़ पर आने वाले सभी फोर्स को क्या कर सके, वो रेजिस्ट कर सके, ठीक है। अब देखो उसी को हम डेवलपमेंट लेंथ भी कहते हैं, उसी को हम एंकरेज लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसको समझ के चलिएगा,
ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि हम काहे लिए इसको लेकर के चलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ को हम काहे लिए एंकरेज लेंथ को लेकर के नहीं चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, हमने कहा एक हमारे पास बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर हमने कोई भी लोड लगा दिया, इस पर हमने, ठीक है, एक यूडियल फोर्स लगा दिया। जब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं, जब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मान चेंज हो रहा है। हमने एक बीच पॉइंट पे ले लिया, एक हमने मिड पॉइंट पे ले लिया, ठीक है, और एक हम मिड पॉइंट से थोड़ा अलग ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, और ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, और दूसरा हमने क्या किया, थोड़ा सा अलग ले लिया। हम मान लेते हैं ये हमारा एक्स सेक्शन है, ठीक है, क्या है ये एक्स सेक्शन है, और यहाँ से कितनी दूरी पर हम ले रहे हैं, हम कहेंगे डी एक्स दूरी पर ले रहे हैं। कितनी दूरी पर हम ले रहे हैं, डी एक्स दूरी पर ले रहे हैं। तो अब बता भाई, यहाँ पर मोमेंट का मान कुछ अलग होगा, जबकि यहाँ पर मोमेंट का मान कुछ अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर मोमेंट का मान कुछ अलग होगा, यहाँ पर मोमेंट का मान कुछ अलग होगा। अगर हम यहाँ पर मोमेंट की बात करेंगे तो ये आपका होगा WL²/8, क्योंकि आप फॉर्म में पढ़े हो। ठीक है, दर्शों में आप पढ़े हो कि मिड पॉइंट पर जो भी बेंडिंग मोमेंट होगा वो WL²/8 लिया जाएगा। जबकि इस पॉइंट पर अगर हम मोमेंट की बात करेंगे, इस पॉइंट पर अगर हम मोमेंट की बात करेंगे तो इसको हम बोल देते हैं M एट मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट, और M एट एक्स पॉइंट। क्लियर हुआ? जब एक्स पॉइंट पे हम बात करेंगे क्या, हम कह रहे हैं क्या, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, इधर क्या होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने सारी चीज नहीं लिखा है क्योंकि आपने 100 में इसको सबको पढ़ा है। हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये जो mx का मान आएगा वो कितना आएगा, हम कहेंगे WL²/8, WL²/8, और माइनस करेंगे इसी में क्या, हम WX²/2। बता क्लियर है? ठीक है, इसमें तो हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है, अब यहाँ से आपका मिल जाएगा क्या, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि इनका कुछ मान आ जाएगा, निकालना होगा, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, आपको निकालना होगा तो वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस लेना होगा DL ले लेना, ठीक है, L/2 ले लेना, पूरा लंबाई आप L मान लेना। ठीक है, निकाल लेना इसको। हम ये कह रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो भी मोमेंट होगा वह इसके बीच की अपेक्षा क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेना इसको। अब देखो, यहाँ पर ज्यादा था, यहाँ पर कम हुआ, तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर मोमेंट आपका ज्यादा आ रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर फोर्स का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर मोमेंट कम आ रहा है, इसका मतलब फोर्स का मान भी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। बता दो क्लियर होगा नहीं, यहाँ से इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया है? ठीक है, तो अब हम इसको मिटाएंगे, अब हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम कोई दूसरा, ठीक है, सेक्शन बनाएंगे जो कि RCC का है। अब RCC का सेक्शन का मतलब ये, हम वहाँ पर ये कह रहे हैं क्या कि यहाँ पर स्टील भी होगा और कंक्रीट भी होगा। ठीक है, ये तो हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे थे, दिखा रहे थे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर कम हो रहा है। यहाँ पर हमने एक RCC सेक्शन लिया, यहाँ पर हमने एक RCC सेक्शन लिया, और इसी के बीच में हमने क्या किया, यहाँ पर स्टील रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर दिया। स्टील रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर दिया। जब ये बेंड होगा, जब ये बेंड होगा तो हम यहाँ से कुछ पार्ट का, कुछ लंबाई में हम काट के इसको निकाल रहे हैं, DX लंबाई में। यहाँ पर हम मान लेते हैं M1 हो रहा है, और यहाँ पर जो मोमेंट आ रहा है हमारा क्या हो रहा है, M2 हो रहा है। जब इसको काट के निकाला जाएगा, जब इसको काट के निकाला जाएगा तो हम कहेंगे कि ये सेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये सेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये सेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो हमारी होगी DX, और यहाँ पर जो स्टील पड़ा है, यहाँ पर जो स्टील पड़ा है, इस स्टील में भी तो एक प्रकार से फोर्स आता है। बता भाई, स्टील में फोर्स नहीं आएगा क्या? जब बेंड होगा तो वहाँ पर आपने देखा था बेंडिंग में कि प्रत्येक प्लेन पे फोर्स का मान आ रहा था। ठीक है, प्रत्येक प्लेन पे फोर्स का मान आ रहा था। हम कहेंगे ये भी तो एक प्रकार से क्या है, इसी का लेयर है। यहाँ पर भी एक प्रकार से फोर्स होगा, और ये फोर्स आपका इधर की ओर कार्य करेगा, ये फोर्स आपका इधर की ओर कार्य करेगा। इसको हम बोलते हैं T1 और इसको हम बोलते हैं क्या, T2। अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है, हम कहेंगे कि T1 का मान अधिक होगा किससे, T2 से। बता दो क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच में मोमेंट का मान क्या हो रहा था, अधिक हो रहा था। यहाँ पर मोमेंट का मान क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ऐसे केस में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर ऐसे केस में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम कहेंगे क्या कि चूंकि हम जानते हैं कि जो भी मोमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, जो कि मोमेंट होता है हमारा क्या होता है, हम कहेंगे 0.87 Fy इंटू AST इंटू
जेड। क्लियर हुआ? हमने क्या क्या बोला, 0.87 इंटू एस इंटू जेड। अगर आपको वर्किंग स्ट्रेस में देखना है बिल्कुल देख सकते हो, कोई अंतर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी और इंटू में जेड। बता भाई पढ़े थे नहीं पढ़े थे, ये पढ़े थे नहीं पढ़े थे? ठीक है, अब बता भाई स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, ये वर्किंग स्ट्रेस है, ये लिमिट स्टेट है, वर्किंग स्ट्रेस है, लिमिट स्टेट है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स। वो भी कौन सा फोर्स होगा, T1 और T2। बता भाई ये तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, हम इसको हटा दे रहे हैं, अब बता दिए ना, आप निकाल सकते हो, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो यम का मान होगा वो हम कहेंगे फोर्स, वो हम कहेंगे क्या, फोर्स, और इनटू आपका होगा लीवर आर्म। बता भाई क्लियर हो नहीं यहाँ से? ठीक है, लीवर आर्म। अब वही चीज यहाँ पर देखेंगे, जो T1 हम लगा रहे हैं, हम मान रहे हैं हमारा क्या है, फोर्स है, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार से फोर्स है। ठीक है, टिक मतलब टेंसाइल। ठीक है, अब समझ में आ गया ना यहाँ पर? तो ये हमारा मिला यहाँ से। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, हम कहेंगे भाई फोर्स का मान क्या होगा, यहाँ पर फोर्स का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे यम अपान जेड। बता रहे क्लियर हो नहीं यहाँ से, यम अपान जेड। ये आपको समझ में आएगा नहीं यहाँ से, ये आपको समझ में आ गया है? ठीक है, तो अब यहीं से हम उठा रहे हैं, ठीक है, हम यहीं से उठा करके यहाँ पर लिखेंगे। देखो कैसे हम लिख रहे हैं, ध्यान देना इधर कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए इधर हमने कहा यहाँ पर मोमेंट का मान ज्यादा होगा, यहाँ पर मोमेंट का मान कम होगा। हम मान लेते हैं जो यहाँ पर मोमेंट होगा वो होगा यम प्लस डेल्टा यम। ठीक है, मान लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर भी डेल्टा कर दो ना, इसी को डी कर दो, फिर इसको हम डी कर देते हैं। और यहाँ पर जो मोमेंट होगा उससे कम होगा, हम मान लेते हैं क्या होगा, यहाँ पर यम होगा। बता क्लियर हुआ? डिस्टेंस चेंज हुआ, मोमेंट का मान भी चेंज होगा। क्लियर हुआ से? ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हम कहेंगे T1 का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे क्या, यम प्लस डी यम और अपान में जेड। अभी ऊपर थोड़ी देर पहले देखे थे, नहीं देखे थे? फोर्स इज इक्वल टू क्या, मोमेंट अपान लीवर आर्म, वो देखे थे नहीं देखे थे? यहाँ पर हमारा ये मिला। और T2 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा यम अपान जेड। बता भी क्लियर हुआ? ठीक है, दोनों फोर्स का मान मिल गया, दोनों फोर्स का मान मिल गया। ये हमारे पास एक बात था, हमने इधर एक फोर्स लगाया, हमने एक फोर्स इधर लगाया। हम कहेंगे ये दोनों फोर्स अगर बराबर पड़ा, ये कोई भी स्ट्रेस बेयर करेगा या कोई भी फोर्स इसमें डेवलप होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का फोर्स मान हमारा क्या हो, बराबर हो गया। ना तो ये इधर जाएंगे ना तो इधर जाएंगे। हमने कहा दोनों मान बराबर, हम कहेंगे इसमें कोई भी शेयरिंग जनरेट नहीं होगा। शेयरिंग जनरेट होने के लिए जरूरी है क्या, कि इसमें किसी में एक में ज्यादा फोर्स जनरेट होना चाहिए। तो हम देखो कैसे, यहाँ पर मोमेंट ज्यादा, यहाँ पर मोमेंट कम, यहाँ पर फोर्स ज्यादा, यहाँ पर फोर्स कम। हम कहेंगे ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दिया जाए। हम कहेंगे कि जो अतिरिक्त फोर्स है वो फोर्स कहाँ पर कार्य करेगा, इस बीच में कार्य करेगा। बता क्लियर हो नहीं यहाँ से? ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये आपका मैक्सिमम फोर्स है, ये मिनिमम फोर्स है, मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दिया जाए। जैसे अगर ये 10 संभाल रहे हैं, ये 15 संभाल रहे हैं, हम कहेंगे क्या कि पहले 10 तो मिल करके ये क्या करेंगे, दोनों संतुलित हो जाएंगे। अभी जो 5 बच रहा है, ये 5 इस बार पर कार्य करेगा, जो कि इस बार को बाहर निकालने का प्रयास करेगा। बताओ ये तो होगा नहीं होगा? ये कंक्रीट है, ये क्या है, कंक्रीट है। ठीक है, ये स्टील पड़ी है, ये स्टील पड़ी है। हम क्या कर रहे हैं कि कंक्रीट से स्टील को पकड़े खींच रहे हैं, कंक्रीट से स्टील को पकड़कर हम खींच रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फोर्स कार्य कर रहा है, मान लेते हैं कितना कार्य कर रहा है, 15, और यहाँ पर जो कार्य कर रहा है मान लेते हैं कितना, 10। हम कहेंगे 10 दोनों मिलकर के पहले क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगे। अब यहाँ पर 5 अतिरिक्त बच रहा है, ये 5 क्या करेगा, इस सरिया को या इस बार को इस कंक्रीट से निकालने का प्रयास करेगा, और उसी के कारण यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जनरेट होगा या बॉन्ड स्ट्रेस होगा। बता जरूरत नहीं? ठीक है, समझ में कुछ आया? हमने क्या कहा, ये जो अतिरिक्त फोर्स यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, वही अतिरिक्त फोर्स इस स्टील को कंक्रीट के अलग करने का प्रयास करेगा, और वही वहां पर क्या करेगा, स्लिप करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और उसी को हम कहेंगे क्या, रेजिस्टिंग फोर्स होगा, वही हमारा क्या होगा, रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है भाई, अगर ये 5 कोई अगर ये रजिस्ट नहीं कर पाया तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या होगा, बाहर निकल के चला जाएगा, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो हम कहेंगे जो अतिरिक्त फोर्स के लिए, ठीक है, जो अतिरिक्त फोर्स आ रहा था, जो कि इस कंक्रीट से इस स्टील को अलग करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, अलग करने का प्रयास कर रहा था। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक डायग्राम और बनाएंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक डायग्राम और बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर थोड़ा समझिए, कुछ नहीं, पीछे वाला है, पीछे वाला है, जो आप पीछे बनाए थे वही है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखो ये इतना लगा दिया। हमने कहा यहाँ पर एक फोर्स आ रहा है कितना, 5, जो कि इसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। तो बता भाई ये अप्लाइड हुआ कि नहीं हुआ?
ठीक है। अब इसके बराबर यहाँ पर रजिस्टिंग भी तो होगा, जो कि इसको रजिस्ट करने का प्रयास करेगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया यही जो यहाँ पर जनरेट हो रहा है वही हमारा क्या होगा, रजिस्टिंग भी हो जाएगा, क्योंकि जो अप्लाई हो रहा है वही हमारा क्या होगा, रजिस्ट भी करेगा। तब ये कंक्रीट में स्टील क्या होगा, दबा रहेगा, और नहीं तो स्टील कंक्रीट से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं, वही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा मिटाएंगे भाई कुछ। ठीक है, ये समझ में आ गया ऊपर, अगर ये समझ में आ गया है तो हम यहाँ से मिटा रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ से आपका फिर से देख रहे हैं, फिर से यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, ठीक है, यहाँ से हम आपका फिर देख रहे हैं। ठीक है, फोर्स आपका जो है, जो कि इनको क्या कर रहा है, स्लिप होने से बचा रहा है। ठीक है, फोर्स वह फोर्स जो इस स्टील को कंक्रीट से स्लिप होने में बचा रहा है, अर्थात हम कहेंगे क्या, रेजिस्टिंग फोर्स। बताओ क्लियर वन से, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम कहेंगे वह फोर्स जो, ठीक है, लिखना होगा, लीजिए, वह फोर्स जो स्टील को कंक्रीट से स्लिप होने से बचा रहा है। ठीक है, हम बार बार आपको बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, स्टील है, कंक्रीट है। ठीक है, ये इस प्रकार से पकड़ा है, अतिरिक्त फोर्स लग रहा था, इनको यहाँ से निकालने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, निकालने का प्रयास कर रहा है। अगर ये कंक्रीट और स्टील दोनों में स्लिप हो गया, बॉन्डिंग फेल हो नहीं हुआ, हमें बॉन्डिंग को सेव करना है। हम कहेंगे क्या, स्टील और कंक्रीट के बीच में जो भी स्लिप होना है वो स्लिपिंग ना हो, मतलब सरकाव ना हो। और जब सरकाव नहीं होगा तो हम कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ वहां पर होगा, और उसी को हम कहते हैं क्या, रजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे क्या, यहाँ पर हम कहेंगे क्या, रजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू T1 माइनस T2, क्योंकि बड़े वाले से कम वाला घटाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हमें कुछ मान मिलेगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या आपका है, m प्लस dm अपान जेड। अब माइनस करेंगे m अपान जेड, इन सबको काट पीट दीजिए, और यहाँ से T1 माइनस T2, यह हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, कि जो भी रजिस्टिंग फोर्स आ रहा है, जो भी रजिस्टिंग फोर्स आ रहा है वो हमारा जो होगा, ठीक है, वो हमारा कितना होगा, तो हम कहेंगे डेल्टा m या dm अपान जेड। क्लियर हुआ? ये आपको मिला कि नहीं, कुछ यहाँ से इतना मिल गया। अब बता भाई, जो रजिस्टिंग फोर्स होता है उसी को तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ भी एक प्रकार से क्या है, रजिस्टिंग फोर्स है। ठीक है, जो कि अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट करता है, जो कि अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट करता है, वही हमारा क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, हम इन भाई साहब को भी यहाँ से हटा रहे हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ठीक है, रजिस्टिंग फोर्स को ही हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका कुछ होता है, क्या होता है, अभी आप पीछे डेरिवेट किए हो। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं dm अपान जेड इज इक्वल टू टाउ bd इंटू पाई फाई, और इंटू में आपका क्या होता है, ld। तो ये तो होता ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर LD हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम फिर से देखिए, डायग्राम फिर से यहाँ पर देखिए, ये हमारी क्या थी, ठीक है, एक बीम थी जिसको हम काटे थे, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई थी वो लंबाई यहाँ पर कितना था, dx, लंबाई कितना था यहाँ पर, dx था। तो यही लंबाई, यही इतने में क्या कर रहा है, इसको रजिस्ट करने का प्रयास करेगा, यही इतनी दूर क्या करेगा, रजिस्ट होने का या रजिस्ट करने का प्रयास करेगा। जो भी बॉन्डिंग होगी हम बॉन्डिंग केवल इतने लंबाई में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या, कि यहाँ पर जो लंबाई लिखा जाएगा वो हमारा लिखा जाएगा क्या, डी। ये भाई हम डेल्टा बार बार लिख दे रहे हैं, वो डी है। अगर इसको डेल्टा मानो तो इसको भी डेल्टा मानो, अगर इसको डी मानो तो इसको भी डी मानो। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा है कुछ हमारा ये मिला। अगर यहाँ से हम एल डी का, यहाँ से हम, ठीक है, किसका मान निकाल लें भाई, टाउ बी डी का, यहाँ से किसका मान निकाल लें, टाउ बी डी का। ठीक है, तो टाउ बी डी का अगर हम मान निकालेंगे तो यहाँ से भाई मिल जाएगा कुछ, क्या मिल जाएगा भाई, टाउ बी डी का मान निकाल रहे हैं डी एम अपान डी एक्स, ठीक है, इंटू 1 अपान जेड इंटू पाई फाई, या हम कहेंगे पाई फाई इंटू जेड। बता क्लियर हुआ? ये देखो मोमेंट परिवर्तन की दर, ठीक है, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंट। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं क्या, कि मोमेंट परिवर्तन का जो दर है वो हमारा क्या है, यहाँ पर डीएम पान डे से आप इसको भी आप 100 में पढ़े हो, वहां से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से आपका टाउ बी डी का मान निकलेगा। ठीक है, हाँ अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो भी मोमेंट परिवर्तन का दर होता है उसको हम शियर फोर्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से जो आपका टाउ बी डी का मान आएगा, यहाँ से जो आपका टाउ बी डी का मान आएगा वो हमारा कितना होगा, वो हमारा कितना होगा, v अपान पाई फाई और इंटू में जेड। बता दो क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, टाउ बी डी अपान टाउ बी डी इक्वल टू v अपान पाई फाई इंटू जेड, जहाँ पर v आपका क्या है, शियर फोर्स, v आपका क्या है, शियर फोर्स। बता दो क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया है? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो ये बता भाई, ये एक क्षण के लिए था, अगर
क्षणों की संख्या अधिक हो जाए, क्षणों की संख्या अगर अधिक हो जाए, n क्षण हो जाए, तब वहां पर क्या होगा, जब n क्षण हो जाए, जब n क्षण हो जाए तब वहां पर क्या होगा, हम कहेंगे जब एक क्षण है तो हमने एक क्षण का परिधि लिया है, जब n क्षण हो जाएगा तो n क्षण के परिधि की बात करेंगे, ठीक है। अब ऐसे केस में टाउ बी डी इक्वल टू निकालेंगे, यहाँ पर शियर फोर्स अपान n इंटू पाई फाइव, n इंटू पाई फाइव और इंटू में आपका क्या आ जाएगा, जेड। बताओ क्लियर हुआ, ठीक है। ये n बार के लिए है, क्लियर यहाँ से, ठीक है। हमने इतना कर लिया, ठीक है, इतना हमने कर लिया। क्या यहाँ से आपका डेवलपमेंट लेंथ निकला, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ वो आता है, ठीक है, जो क्षण की लंबाई को दिखाता है उसके अंदर कितना अंदर उसके गई है, उसके कितना अंदर तक गया है, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। अब इसके बाद हम इसी में ही हेडिंग आपकी पड़ेगी क्या, डेवलपमेंट लेंथ, क्लियर हुआ, ठीक है। इसी में हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। चलो हम देखते हैं, अब इसी में आपका जो हेडिंग पड़ेगा वो हमारा क्या पड़ जाएगा, डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार इन टेंशन, लिख देते हैं यहीं पर, ऑफ बार इन टेंशन, ठीक है। टेंशन हम निकाल देते हैं, फिर हम जानते हैं क्या कंप्रेशन रहेगा तो 25% बढ़ा देंगे, क्लियर हुआ। HYSD बार हो जाएगा तो 60% इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम दे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, जो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, जो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, पाई फाइव इंटू एल डी इंटू टाउ डी डी, बताओ क्लियर, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला पाई फाइव इंटू एल डी इंटू टाउ बी डी, ये हमारा क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्लियर से, ये हमारा क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसको कुछ मानेंगे समीकरण क्या, नहीं रहने दो, ठीक है। इस पर हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है यही स्टील को क्या करता है, रजिस्ट करता है निकलने से, क्या करता है, स्टील को रजिस्ट करता है निकलने से, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, ठीक है, अभी जब आप सबसे पहले देखे थे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि जो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, जो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वही हमारा क्या होता है, रजिस्टिंग फोर्स, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, रजिस्टिंग फोर्स। अब देखो जो भी बॉन्ड बन रहा है वह कंक्रीट और स्टील के मध्य बन रहा है, कंक्रीट और स्टील के मध्य बन रहा है, अगर हम कहेंगे पाई फाइव इंटू टाउ बी डी और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, एल डी, क्लियर हुआ। जब रजिस्टिंग फोर्स की बात करेंगे, कौन रजिस्ट होना चाहिए, कौन सा फोर्स रजिस्ट होना चाहिए, ठीक है, कौन सा फोर्स रजिस्ट होना चाहिए, हमने कहा जो स्टील पे आ रहा है, जो स्टील पे आ रहा है। बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये दोनों एक ही चीज है। बॉन्ड जो होता है वह कंक्रीट और स्टील के बीच बनता है, अतः वहां पर हम टाउ बी डी की बात करेंगे, क्लियर बात है। जब रजिस्टिंग फोर्स की बात आएगी, जब रजिस्टिंग फोर्स की बात आएगी तो हम कहेंगे क्या कि कौन सा फोर्स रजिस्ट करना है, कौन सा फोर्स रजिस्ट करना है, हम कहेंगे जो स्टील पे अप्लाई होगा, जो स्टील पे अप्लाई होगा। और यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि जो स्टील पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो स्टील पे फोर्स अप्लाई हो रहा है मतलब क्या, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया आपका क्या होता है पाई बाई 4 इंटू फाइव स्क्वायर, और स्ट्रेस का मान जो होता है 0.87 FY, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस जब हो जाएगा तो 0.87 FY के स्थान पर सिग्मा स्टील लिख दिया जाएगा, क्लियर है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, लिमिट स्टेट हम कर रहे हैं, वर्किंग आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा पाई बाई 4 इंटू फाइव स्क्वायर और इंटू में हम लिख देंगे क्या 0.87 FY, बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें तो हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम टाउ बी डी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से काटना नहीं, यहाँ पर काटना नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, स्टील का एरिया है, रॉड का एरिया है, ठीक है। अतः क्या हम इसको AST नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील लिख सकते हैं, हम कहेंगे उसका हम स्टील लिख सकते हैं, और यहाँ से हम टाउ बी डी का कुछ मान निकालते हैं, यहाँ से हम कुछ टाउ बी डी का मान निकालते हैं, और ये टाउ बी डी जो इक्वल टू होगा ये हमारा होगा 0.87 FY इंटू AST, और पूरे का बटा हम करेंगे, पूरे का बटा हम करेंगे पाई फाइव और इंटू में हम करेंगे क्या यहाँ पर एल डी, बता क्लियर बात है। और इसको हम समीकरण क्या बना दे रहे हैं, ए, क्यों, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके पीछे कुछ देखे थे, इसके पीछे हम कुछ देखे थे, ऊपर हम रेड करेंगे भाई थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा परेशानी झेल लीजिए, कुछ दिन में हो सकता है आपका बड़ा वाला व्हाइट बोर्ड लग जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी तो, ठीक है। इतना देख लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या
चूंकि हम अभी पीछे वाले ठीक है डेरिवेशन में कुछ देखा था, पीछे वाले डेरिवेशन में कुछ देखा था, क्या देखा था भाई, ठीक है, वहां पर हमने देखा था क्योंकि वी नो दैट ठीक है क्या टाउ वी डी इज इक्वल टू CF फोर्स अपॉन पेरीमीटर ऑफ बार इनटू लीवर आर, बता रहे क्लियर है। और इसको हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ठीक है देख लीजिए, या मान उठा के वैल्यू रख दीजिए। जब वैल्यू उठा के रखेंगे तो यहाँ पे हमारा मिलेगा V अपॉन पाई इंटू जेड इज इक्वल टू V क्या है शियर फोर्स इज इक्वल टू 0.87 Fy इंटू AST अपॉन पाई इंटू LD। इन भाई साहब को हटा दीजिए और यहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा LD का मान, यहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा क्या LD का मान, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ आपका यहाँ से मिल जाएगा और ये डेवलपमेंट लेंथ जो आपका मिलेगा वो कैसे मिलेगा, देखो 0.87 Fy इंटू AST इंटू जेड और पूरे का बटा हम करेंगे क्या V आपका क्या है शियर फोर्स, V आपका क्या है शियर फोर्स। यहाँ से भी हमें कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी हमें कुछ देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है भाई, क्योंकि हम जानते हैं M इज इक्वल टू 0.87 Fy इंटू AST और इंटू में आपका क्या होता है जेड, ठीक है। नहीं दिख रहा है, लो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्योंकि M इज इक्वल टू आपका होता है 0.87 Fy इंटू AST और इंटू में आपका क्या होता है जेड। जब ये वर्किंग स्ट्रेस से होता, जब यही वर्किंग स्ट्रेस से होता तो हम कह सकते हैं क्या यही इतना मान चेंज होकर के यहाँ पर क्या लिख उठता सिग्मा ST और सिग्मा ST इंटू AST इंटू जेड इज इक्वल टू क्या होता है आपका मोमेंट होता है, ठीक है। यहाँ से हमें कुछ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा LD इज इक्वल टू ठीक है M अपॉन V। बताओ क्लियर हो, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से, ठीक है। इतना आपका क्या हुआ ये मिल चुका है, ठीक है। अब बात आती है कि हम कौन सा डेवलपमेंट लेकर के चलेंगे, एंकरेज लेंथ लेकर के चलेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ लेकर के चलेंगे। तो हम देखो एंकरेज लेंथ जब आपने निकाला था, ठीक है, तो वहाँ ग्रेड के आधार पर निकाले थे, जबकि कंक्रीट का ग्रेड स्टील का ग्रेड किसी भी एक धर्म के लिए ठीक है सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, जबकि मोमेंट का मान और लोड का मान क्या होता है चेंज होता रहता है, शियर फोर्स का मान चेंज होता रहता है। तो ऐसे स्थिति में कहेंगे कि एंकरेज लेंथ को ना लेकर के वहां पर हम डेवलपमेंट लेंथ लेकर के चलते हैं। बता क्लियर यहाँ से। अब आपके दिमाग में आएगा ये वो भी LD था ये भी LD था, हम किसको लेकर के चलेंगे, तो भाई दोनों का यूज करना पड़ता है, ठीक है। बॉन्डिंग में जब जांच करते हैं हम दोनों का यूज करते हैं, जबकि हम कहेंगे क्या कि ये हमारा वास्तव में हुआ डेवलपमेंट लेंथ, ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ। अब बात आती है कि इस डेवलपमेंट लेंथ को हम कहाँ पर चेक करते हैं, कहाँ पर हम चेक करते हैं, तो हम कहेंगे क्या सपोर्ट पर। सबसे पहले हम कहाँ पर चेक कर सकते हैं सपोर्ट पर। डेवलपमेंट लेंथ को चेक करेंगे कहाँ पर, पहले नंबर पर सपोर्ट पर, मिड पॉइंट में भी कर सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन पर भी कर सकते हो, कहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन पर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर जहां पर होता है वहां पर भी आप डेवलपमेंट लेंथ का जांच कर सकते हो। हम जो समानता करते हैं वो कहां पर करते हैं, वो समानता कहां पर करते हैं सपोर्ट पर करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम M1 लिख देते हैं, जहां M1 इज इक्वल टू कहां पर लिया जाएगा सपोर्ट पर, कहां पर लिया जाएगा ये सपोर्ट पर लिया जाएगा, ठीक है, मोमेंट ऑन सपोर्ट। या हम कहेंगे ठीक है 0.87 Fy इंटू AST इंटू जेड, जहाँ पर जो AST लिया जाएगा ठीक है वो क्या लिया जाएगा एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। वो भी कहाँ सपोर्ट पर, कहाँ पर सपोर्ट पर, ठीक है। मतलब बेंड होने के बाद जो बचा रहेगा वही AST यहाँ पर लिया जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है M1 लिख दिया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए इतना, पता भाई इतना समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वहां से आपको समझ में आ गया है कि एंकरेज लेंथ ना लेकर के हम किसको लेकर चलेंगे डेवलपमेंट लेंथ लेकर के चलेंगे। क्यों इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब बात यह आती है कि जब सिंपली सपोर्टेड की हम बात करते हैं, ऐसा धर्म है जो कि सिंपली सपोर्ट है, ठीक है। जब सिंपली सपोर्ट रहेगा तो हम कहेंगे कि मोमेंट का मान 30% इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको बना के लिखना होगा, ले लीजिएगा। हमने कहा क्या कि जब विकास लंबाई या जब डेवलपमेंट लेंथ को, ठीक है, जब डेवलपमेंट लेंथ को सपोर्ट पर ज्ञात करेंगे, तो भी कैसे सपोर्ट पे, सिंपली सपोर्ट पर जब हम बात करेंगे, ठीक है, सिंपली सपोर्ट पर हम बात करेंगे
ठीक है, सिंपली सपोर्ट, ठीक है, जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम कहेंगे क्या कि जो भी मोमेंट का मान होगा वह 30% इंक्रीज कर दिया जाता है, और ऐसे अवस्था में जो एल डी का मान आएगा वो हमारा क्या हो जाता है 1.3 m/v। बता दें क्लियर हुआ। ठीक है, जब भी हम सिंपल सपोर्ट की बात करेंगे वहां पर हम इन चीजों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, अगर सिंपल सपोर्ट के अलावा कोई और सपोर्ट हो जाएगा तो वहां पर हम कहेंगे क्या कि अब वहां पर आपका मान चेंज हो जाएगा, अर्थात 1.3 यही आपका नहीं ले जाएगा। ठीक है, जब भी डेवलपमेंट लेंथ को सिंपल सपोर्ट पर चेक किया जाता है, कौन से सिंपल सपोर्ट पर चेक किया जाता है, तो वहां पर हम कहेंगे क्या कि आपका जो भी मोमेंट होगा वह 30% इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है। अब आपके मन में आ रहा है कि हम एल डी इक्वल टू 1.3 m/v प्लस L0 भी पढ़े थे, L0 पढ़े थे नहीं पढ़े थे? ठीक, बिल्कुल पढ़े थे। ठीक है, लेकिन वो कब लिया जाता है जब वहां पर हुक प्रोवाइड किया जाए, अर्थात जो भी एंकरेज है, ठीक है, एंकरेज लेंथ है, वह एंकरेज लेंथ हुक प्रोवाइड करके अगर हम या हम कह रहे हैं हुक के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर आपका L0 भी लिया जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं कि सामान्यतः जो प्लेन बार होता है उसको हम हुक प्रोवाइड करके या हुक प्रदान करते हैं, जबकि जो आपका HYST बार होता है उसमें हुक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बस इतना ही आज था। इसके बाद हम एंकरेज को हम कल डालेंगे। ठीक है, अर्थात वही हुक के बारे में उसको हम कल आपको दिखाएंगे। और जब हुक प्रदान किया जाएगा या हम कहेंगे कि जब किसी धरन में या जब किसी आरसीसी स्ट्रक्चर में हुक प्रोवाइड किया जाएगा तो वहां पर जो भी एलडी का मान होगा 1.3 m/v इन प्लस L0 भी आपका ले लिया जाता है। ठीक है, इतना बता भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया है? ठीक है, अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है, इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो हम एक छोटा सा कहानी यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, उस कहानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए, ये सड़क है, ठीक है, कच्ची सड़क है। कैसी सड़क है? ये कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क है। ठीक है, अब ये जो किनारे पे ढाल है तो किनारे पर क्या होता है सरकाव ज़्यादा होता है, सरकाव ज़्यादा होता है। ठीक है, हमने कहा कि किनारे पर सरकाव होगा जबकि बीच में कोई भी सरकाव नहीं रहता है। आपको कहा गया भैया आप अपने ही लेन पर रहिए और यहीं पर रहिए। ठीक है, कहाँ पर रहना है? इसी लेन पर आपको चलना है, इसी लेन पर आपको चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप चलोगे तो आपको लगेगा कि हमें गिरने का डर है। यहाँ पर आपको क्या लगेगा? गिरने का डर है। हम कह रहे हैं कि यही आपका क्या हो गया एंकरेज। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर एंकरेज लेंथ। ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर एंकरेज लेंथ। ठीक है, यहाँ पर हम हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर एंकरेज लेंथ। हमने इसको क्या बोल दिया यहाँ पर एंकरेज लेंथ। क्लियर यहाँ से? ठीक है, हम क्या करते हैं हम इससे थोड़ा सा और जहाँ पर हमें लिमिट किया गया है, जहाँ पर हमें लिमिट किया गया है वे यहाँ पर रहोगे, गिरोगे नहीं, गिरोगे नहीं। क्यों गिरोगे? जब इसके किनारे पर जाओगे तब। लेकिन फिर भी हमें एक डर बना रहता है, हमें एक डर बना रहता है कि हम ऐसा ना हो कि यहाँ पर स्लिप कर जाएं, हम ऐसा ना हो यहाँ पर स्लिप कर जाएं। हम क्या करते हैं कि हमें लिमिट यहाँ पर क्या गया लेकिन हम फिर भी चलते यहाँ पर हैं और यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है उसको हम कह देते हैं क्या डेवलपमेंट लेंथ। क्लियर हुआ? तो वही चीज यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको क्या कि यदि छड़ को कंक्रीट में इतना दबाया जाए तो वह पर्याप्त स्ट्रेस को ले सकता है। ठीक है, फेल नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी सुरक्षितता के लिए क्या करते हैं कि उसकी लंबाई को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके बेंड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके बेंड कर देते हैं। ठीक है, तो एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ दोनों में समझ में आ गया है। एंकरेज लेंथ क्या कर रहा है? इनको सेफ तो रख रहा है, फेल तो नहीं कराएगा, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा डर बना रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस उसको थोड़ा सा बढ़ा के लेके चलते हैं और उसको क्या कहते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक हम और देख लेते हैं। एक डायग्राम हमने बना दिया यहाँ पर, ये हमने देखो यहाँ पर हमने एक स्टील डाल दिया, एक हमने यहाँ पर स्टील डाल दिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्टील हमने डाल दिया। हमने कहा कि इसको अगर 10 सेंटीमीटर तक अंदर दबा दिया जाए तो ये आने वाले सभी फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, अर्थात जो भी स्ट्रेस, जो भी रेजिस्टिंग फोर्स होगा, जो भी बॉन्ड स्ट्रेस, जो भी हम कहेंगे बॉन्ड जनरेट होगा वह इतने में जनरेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें फिर भी डर बना रहता है, हमें फिर भी डर बना रहता है कि भाई फेल तो नहीं होगा लेकिन हो सकता है फेल हो जाए, तो भाई लोड का मान कभी बढ़ जाए, मोमेंट का मान बढ़ जाए, हम कहेंगे हो सकता है फेल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं आगे बढ़ा देते हैं।
ठीक है। अगर जगह नहीं रहती है तो हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ पर हुक प्रोवाइड कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो अतिरिक्त लंबाई यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है, ये जो अतिरिक्त लंबाई यहाँ पर बढ़ रही है, इसी को हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर एल टी बोल देते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर इसी अतिरिक्त को ही बोला गया है और कहीं कहीं होता, जबकि ये होता क्या है, ये पूरा होता है। तब क्लियर यहाँ से, ठीक है, दोनों समझ आ गया। कहीं कहीं पर बुक में आपको देखने को मिलेगा ये जो अतिरिक्त लंबाई हो रही है केवल इसी को ही डेवलपमेंट लेंथ बोला गया है, ऐसा नहीं है। जितना ये अंदर दबाया गया है इस पूरे को डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया है। हमने आपको क्या बताया, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बता दिया है, फ्लेक्सर बॉन्ड और एंकरेज बॉन्ड। अब हम कल दिखाएंगे एंकरेज की, ठीक है, आवश्यकता क्या होती है, हम किस प्रकार से इसको हम प्रोवाइड करते हैं, हुक किस प्रकार से बनाते हैं, और हुक से आपका क्या दो क्वेश्चन उठता रहता है, ठीक है। तो बाकी हम देखेंगे अब अगले लेक्चर में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.